हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वाति मालविया जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी। और हाँ दोस्तों, हमारी पहले वाली कहानी भी कंटिन्यू चलेगी और उसके साथ साथ ये कहानी भी। तो आशा है उस कहानी की तरह आपको ये कहानी भी पसंद आएगी। आप इस कहानी को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आप पहले वाली कहानी को दे रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की नई कहानी शुरू करते हैं। एनी यार, क्या कर रहे हो? जल्दी चलो ना, 10:30 से लेक्चर है और 10:20 तो यही हो गए हैं। यार, मैं पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती, शांभवी ने अपनी वॉच पर नजर डालते हुए कहा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अब क्या मैं गाड़ियों के ऊपर से बाइक दौड़ाऊं यार? ट्रैफिक ही इतना ज्यादा है तो मैं क्या करूं? अनिमेश की आवाज में चिड़चिड़ापन था। अरे चिढ़ क्यों रहे हो यार, मैं तो कब की आ गई थी तैयार होकर। उसी टाइम चले आते तो 20 मिनट पहले ही कॉलेज पहुंच चुके होते। पर नहीं, तुम्हें तो पार्क में रोमांस करना है। जैसे तुम्हारी बाइक पेट्रोल से नहीं, मेरी किसी से चलती है, उसने गुस्से से कहा। बाइक नहीं जाने मन, बल्कि मैं चल पाता हूँ तुम्हारी किसी से। आखिर मेरी सारी एनर्जी का सोर्स तो यही है ना। अनिमेश के चेहरे पर अब शरारती स्माइल आ चुकी थी। बकवास बंद करो वरना मेरा दिमाग भन्ना गया तो सच्ची में मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। चुपचाप सामने रोड पर ध्यान दो और थोड़ा सा भी ट्रैफिक क्लियर हो तो बाइक आगे बढ़ाओ। एक तो यार इस ट्रैफिक की भी क्या कहूँ, आज ही सबको उतरना था सड़क पर, शांभवी ने झल्लाते हुए कहा। अनिमेश की नज़र अब सामने सड़क पर थी। आज का ट्रैफिक देखकर तो उसे भी गुस्सा आ रहा था। वो बस यहाँ वहाँ से थोड़ी सी जगह मिलने पर बाइक को रेंगाते हुए निकल रहा था। इधर सांभवी के चेहरे पर भी गुस्सा और परेशानी साफ नजर आ रही थी। और हो भी क्यों ना, आज वाकई ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। वो लोग करीब आधे घंटे से इसी तरह सड़क पर रेंग रहे थे। वैसे दिल्ली की सड़कों पर इतना ट्रैफिक होना कोई नई बात नहीं थी, फिर भी इस सड़क पर ट्रैफिक इतना नहीं होता था। वजह ये थी कि ये दिल्ली का बाहरी क्षेत्र था और ये रोड भी काफी दूर से हाईवे से मिलती थी। बीच में कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स और 2-4 कॉलेजेस के अलावा थोड़ी बहुत आबादी वाले इलाके थे। खैर, आज तो यहाँ काफी ट्रैफिक था, जिसमें सबसे ज्यादा परेशान तो शांभवी ही नजर आ रही थी। जी हाँ, शांभवी पंत, यानी हमारी हीरोइन। उसकी उम्र 23 साल थी। गोरे रंग के गोल चेहरे पर साधारण नाक नक्श और दुबले पतले शरीर में भी वो दिखने में काफी अच्छी लगती थी। दिल्ली की गर्मी और भीड़ की वजह से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलछला आई थी। वो आज पहले दिन कॉलेज जा रही थी। वैसे उसका एडमिशन तो पहले ही हो चुका था और क्लासेज भी लगभग एक हफ्ते पहले ही शुरू हो चुकी थी। लेकिन वो कजिन की एंगेजमेंट के लिए मेरठ गई हुई थी। इसी वजह से वो आज पहले दिन कॉलेज जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड अनिमेश बाथम के साथ। अनिमेश बाथम एक हैंडसम सा 5 फुट 10 इंच के कद वाला 24 साल का युवक और हमारी हीरोइन का हीरो। खैर, हम बात कर रहे थे सांभवी और अनिमेश की। चूंकि अनिमेश और सांभवी दोनों ने ही एक ही कॉलेज में बीएड में एडमिशन लिया था और दोनों का सब्जेक्ट भी साइकोलॉजी था, तो इसीलिए अनिमेश ने उसे अपने साथ ही चलने को कहा था। वैसे उसके संभवी को साथ ले जाने की मुख्य वजह ये थी कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो दोनों 1 साल पहले ही रिलेशनशिप में आए थे, लेकिन पहले उन्हें साथ में इतना टाइम भी नहीं मिल पाता था। इसीलिए अब जब दोनों ने सेम कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, तो अनिमेश उसके साथ वक्त बिताने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। खैर, करीब 20 मिनट और इसी तरह ट्रैफिक के रेंगते रेंगते वो दोनों कॉलेज पहुंच चुके थे। बाइक खड़ी करके वो दोनों लेक्चर रूम की ओर बढ़े। इस दौरान संभवी ने तो लगभग दौड़ ही लगा दी थी। वहीं अनिमेश आराम से आ रहा था। एडमिशन लेने के टाइम संभवी कॉलेज को अच्छे से देख चुकी थी और बाकी जरूरी चीजें भी पता कर चुकी थी। इसीलिए उसे लेक्चर रूम तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। वो अपने क्लासरूम तक पहुंच चुकी थी और अंदर प्रोफेसर सारव आहूजा क्लास ले रहे थे। सारव सर साधारण चेहरे, 6 फीट लंबाई, धनुष की तरह कसे हुए सुडौल शरीर वाले लगभग 30 साल के युवक थे, जिनकी ज्वाइनिंग इसी साल
इसी कॉलेज में पहली बार हुई थी। जैसे ही शांभवी ने डोर पर से उनसे अंदर आने की परमिशन मांगी, तो चश्मे के पीछे से झांकती उनकी छोटी-छोटी आंखें देखकर उसे एहसास हो गया कि भले ही अब तक उसे कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन अब जरूर आने वाली थी। शांभवी ने जैसे ही सारव सर की ओर देखा, तो उन्हें देखकर उसे एहसास हो गया कि अब तो उसे डांट पड़ेगी। तभी सारव सर उसकी ओर बढ़ते हैं और दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने पूछा, आप? सर, शांभवी, शांभवी पंत, उसने डरते हुए कहा। ओह, वेलकम, वेलकम टू द क्लास मिस शांभवी पंत, प्लीज कम। सारव सर ने एक तरफ हटकर हाथ से अंदर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा। शांभवी एक पल के लिए तो उनका बिहेवियर देखकर चौंक जाती है और सोचने लगती है कि आज सर को अचानक हो क्या गया, उसे डांटने की बजाय वेलकम क्यों कर रहे हैं। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। वो जैसे ही दरवाजे पर खड़ी रही, अरे क्या हुआ आपको मिस शांभवी पंत, क्या सोच रही है, प्लीज अंदर आइए ना। उसे खड़ा देखकर सर ने एक बार फिर से उससे कहा। इस बार उसने धीरे धीरे अंदर की ओर कदम बढ़ाए और पीछे की सीट की तरफ जाने लगी। तब तक वहां अनिमेष भी आ चुका था। आप आज क्यों लेट हो गए महाशय? सर ने अनिमेष से पूछा। सॉरी सर, वो एक्चुअली ट्रैफिक की वजह से देरी हो गई, उसने जवाब दिया। ओके, अपनी सीट पर बैठ जाओ जाकर और आगे से ध्यान रखना, उन्होंने कहा। अनिमेष सिर हिलाकर सीट पर चला गया। तभी पीछे की डेस्क पर अपना बैग रखने जा रही शांभवी के कानों में सारव सर की आवाज पड़ी। अरे मैडम, आप वहाँ कहाँ जा रही है, प्लीज इधर आइए ना। उसने और बाकी सारे स्टूडेंट्स ने चौंक कर सर की ओर देखा। फिर उसने इधर उधर देखकर लेक्चर रूम की डोर की ओर भी देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। इधर उधर क्या देख रही है मैम, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, इधर अपनी जगह यानी पोडियम पर आइए ना। अब सर की बात सुनकर शांभवी चक्कर में पड़ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, वो चुपचाप पोडियम की तरफ बढ़ी। इस दौरान पूरी क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था। अनिमेष को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सर करना क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं था कि शांभवी फर्स्ट टाइम पोडियम पर खड़ी थी, लेकिन इस तरह से तो उसके साथ कभी नहीं हुआ था। ऊपर से नया कॉलेज, नए चेहरे, इसीलिए उसके पैर कांपने लगे थे। हाँ तो मैम, अभी आप पूरी क्लास को पूरे 1 वीक से क्लास ना अटेंड करने और पहले ही दिन लेट आने के कारण बताएंगी। आखिर आप कौन सी ऐसी पोस्ट पर बैठी हुई है जो आपको इतने जरूरी काम होते हैं कि आप क्लास नहीं ले पाई? सारव सर ने वहीं खड़े होकर पूछा, लेकिन संभवी को कुछ बोलते नहीं बना। उसे चुप देखकर सारव सर ने फिर से पूछा, अरे बताइए ना। वो सर, मैं अपनी कजन की इंगेजमेंट अटेंड करने के लिए मेरठ गई हुई थी, उसने धीमे से जवाब दिया। ओहो, तो मैम वेडिंग प्लानर, पार्टी ऑर्गेनाइजर एंड मैनेजर का काम करती है। सुना आप लोगों ने, अगर मैम न जाए तो कोई भी इंगेजमेंट या वेडिंग हो ही नहीं पाएगी। बड़ी मुश्किल जॉब है आपकी मैम, कैसे कर लेती है आप अकेले इतना सब कुछ? मैं तो सोचकर ही पसीना आ रहा है। सर ने अजीब से एक्सप्रेशन देते हुए कहा। सर, वो मेरी कजिन की इंगेजमेंट थी, शांभवी बोली। तो कजिन की इंगेजमेंट भी तो एक ही दिन में होती है ना, या फिर तुम्हारी कजिन कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है कि उनकी इंगेजमेंट 7 दिन में 7 बार हुई हो? एडमिशन क्या इसीलिए लिया था कॉलेज में कि क्लास अटेंड करने की जगह शादी अटेंड करो? अगर इन सब फालतू चीज़ों के लिए ही छुट्टियां मारनी है तो मैं दे देता हूँ पूरी छुट्टी कॉलेज से। अभी के अभी निकलो क्लास से बाहर और दोबारा कॉलेज में नजर मत आना। और ऊपर से देखो, इतना लेट भी आई हो, मालूम था फर्स्ट डे कॉलेज जा रही हो तो टाइम से आना चाहिए था। सर वो ट्रैफिक, उसने बोलने की कोशिश की। चुप, एकदम चुप। जब पता है कि दिल्ली का ट्रैफिक कैसा है तो उसी हिसाब से जल्दी निकलना चाहिए ना। एक तुम ही नहीं हो जिसे चलना होता है सड़क पर, या तुम्हारे लिए कोई अलग से रोड बनाई गई है जिस पर अकेले तुम ही चल सकती हो? कोई झंझट नहीं होगा ट्रैफिक का। सारा सर ने उसकी बात काटते हुए गुस्से से कहा। रियली सॉरी सर, शांभवी सिर झुकाकर बोली। सॉरी? चलो बैठो जाकर, और दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? उन्होंने फिर से उसे गुस्से में देखते हुए कहा। उसने हाँ में सिर हिलाया और जाकर चुपचाप बैठ गई। पूरी क्लास सारव सर के गुस्से को देखकर एकदम शांत थी। आधे से ज्यादा टाइम तो इसी सब में निकल चुका था।
बाकी टाइम में सर ने पिछले टॉपिक के बारे में डिस्कस किया और टाइम अप होने पर बाहर निकल गए। अब चूंकि लेक्चर खत्म हो चुका था और अगला लेक्चर 1 घंटे बाद लगने वाला था, तो सारे स्टूडेंट्स बाहर निकलकर इधर-उधर हो गए। इस दौरान 1-2 लड़कियों ने भी आकर शांभवी को हाय बोला। उसने कुछ देर उन लड़कियों के साथ बात की और फिर अनिमेष के साथ कैंटीन में चली गई। वे दोनों टेबल पर बैठ गए। इस दौरान अनिमेष ने दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर कर दी थी। अनिमेष को पता था कि सर से डांट पड़ने की वजह से वह उस पर भी चिढ़ी हुई है, इसीलिए वो अभी तक चुप ही था। लेकिन आखिर वो भी कब तक चुप रहता, इसीलिए उसने ही बात शुरू की। हे शांभवी, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? इस दौरान उसने उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया था। तुम तो कुछ बोलो ही मत। आज ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। उसने उसका हाथ झटकते हुए कहा। अरे यार, इतना भी क्या गुस्सा? क्या गुस्सा? हाँ, मैंने कहा ना तुम चुप रहो। तुमने देखा नहीं था या आंखों में सीताफल के बीज डाल रखे थे कि किस तरह से बकरे जैसी दाढ़ी और चमगादड़ जैसी शक्ल वाले उस खड़ूस आदमी ने मुझे बेइज्जत किया, वो भी पूरी क्लास के सामने। लेट तो तुम भी आए थे ना, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं डांट पड़ी और मुझ में तो उसे उसकी भागी हुई बीवी की शक्ल नजर आ रही थी। पर यार, सर की तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है। वह गुस्से से बोल ही रही थी कि तभी अनिमेष ने उसकी बात को बीच में काट कर बोला। तुम फिर बोले, और शादी तो तब होगी ना जब कोई लड़की पसंद करेगी उसे। उस चिड़ियाघर के जानवरों के कॉम्बिनेशन को देखकर तो लड़कियां उल्टे पांव ही भाग जाएगी। एक्सप्रेशन तो ऐसे देता है जैसे सुबह से ही 1 नंबर 2 नंबर सब रोक कर बैठा हो। वो इसी तरह बड़बड़ाई जा रही थी और अनिमेष ने उसकी बेसिर पैर की बातें सुनकर अपना सिर पीट लिया। ये तो वे लोग कॉर्नर वाली टेबल पर बैठे हुए थे और इस वक्त कैंटीन में काफी कम लोग थे, इसीलिए उसकी बातें किसी और ने नहीं सुनी। वैसे अनिमेष को भी उसे इस तरह से बड़बड़ाते देखकर हंसी आ रही थी। अब तुम क्यों कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो? उसने जैसे ही उसे हंसते हुए देखा, गुस्से से बोली और वो तुरंत सक पकाकर बोला, कुछ नहीं, वो बस तुम बहुत क्यूट लग रही हो ना शो। अच्छा, और क्यूट लोगों को पर ऐसे दांत फाड़कर हंसते हैं क्या? अरे हंसी तो तुम्हारी बातें सुनकर आ रही थी, लेकिन सच्ची में यार, तुम बहुत क्यूट लग रही हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब तक इतना बड़बड़ाने और अनिमेष की बात सुनने के बाद संभवी का गुस्सा भी ठंडा हो चुका था। फिर वे दोनों आपस में बात करते हुए कॉफी पीने लगे। तभी जैसे संभवी को अचानक से कुछ याद आया। यार एनी, तुमने नोट्स बनाए हैं क्या? मुझे पूरे 1 वीक चाहिए, वरना क्या पता कल फिर से वो बकरा मानव मेरी वाट लगा दे, उसने मुंह बनाते हुए कहा। तुम ये बात पूछ रही हो, तुम्हें लगता है कि सारव सर के सब्जेक्ट में कोई लापरवाही की जा सकती है? ओके ओके, फिर ठीक है। अब तक वो दोनों कॉफी फिनिश कर चुके थे, लेकिन फिर भी अब तक वे दोनों वहीं बैठे थे क्योंकि यहाँ वो आराम से बात कर सकते थे। इस बीच उन्होंने फिर से कॉफी ऑर्डर कर दी थी। शाम के 3 बज रहे थे। शांभवी और अनिमेष एक साथ ही कॉलेज से घर जा रहे थे कि तभी उसने बाइक का अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की ओर मोड़ दी। क्या हुआ, इधर कहाँ जा रहे हो? शांभवी ने पूछा। वो एक्चुअली मेरी एनर्जी खत्म होने वाली है, इसीलिए, उसने अपने हाथ में उसका हाथ लेकर कहा और आगे की बात अधूरी ही छोड़ दी। फिर से? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ना ही मुझे कोई किसविस मिलने वाली है। चुपचाप बाइक वापस लो और घर चलो। चल रहा हूँ ना, बस एक किश की ही तो बात है। उसने बाइक को बिल्डिंग के पास रोक दिया था। बिल्डिंग के आसपास लकड़ियाँ, क्रिकेट और ऐसी ही कई चीजों के ढेर इधर उधर लगे हुए थे, लेकिन काम बंद होने के चलते उधर आसपास फिलहाल कोई नहीं था। वे दोनों बाइक से उतरकर अंदर एक खंबे के पास जाते हैं। इस दौरान अनिमेष ने शांभवी का हाथ पकड़ा हुआ था। शांभवी बिल्डिंग देखने लगती है कि तभी अनिमेष ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा, जिससे वो सीधे जाकर उससे टकरा गई। इस दौरान उसका हाथ अनिमेष के सीने पर था। अनिमेष ने एक हाथ उसकी कमर पर रख रखा था और दूसरे हाथ से उसका हाथ ले रखा था। फिर उसने उसका हाथ छोड़ दिया और गर्दन के पास से उसे पकड़ लिया। इस दौरान वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फिर धीरे धीरे अनिमेष की नजरें आंखों से नीचे जाकर उसके नर्म होठों पर टिक गई। वो उसके होठों की ओर बढ़ने लगा। इस दौरान शांभवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। अनिमेष उसके होठों को चूमने ही वाला था कि तभी
अनिमेष उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी अचानक शांभवी उससे अलग हो गई। अनिमेष को उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी। फिर भी शांभवी नाराज न हो जाए इसीलिए उसने उससे आराम से ही पूछा, क्या हुआ? तुम दूर क्यों हट गई? यार प्लीज चलो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रुकना। लेकिन यार हुआ क्या है, बताओ तो सही। क्या बताऊँ मैं? बस मुझे नहीं पसंद, उसने अजीब सा मुंह बनाकर कहा। तुम्हें मुझे किस करना नहीं पसंद? अरे नहीं यार, वो बात नहीं है। फिर? कुछ नहीं यार, मैं बस यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लीज चलो यार, ऐसे ही चलो। क्या यार, एक किसी की तो बात है, मैं कौन सा और कुछ कह रहा हूँ, पर तुमसे वो भी नहीं होता। तुम ना सच्ची अजीब ही हो। अच्छा यार, ज्यादा मत सोचो, बस मुझे देखो, ओके? बस एक किस, फिर चलते हैं, पक्का? पक्का। अब आओ। इतना कहकर उसने शांभवी को वापस अपनी ओर खींच लिया। इस दौरान शांभवी का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे यहाँ ये सब करना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। खैर फिर भी वो उसे अब किस करने के लिए राजी हो गई थी, क्योंकि वो अनिमेष का चेहरा ऐसे लटका हुआ नहीं देख सकती थी। अनिमेष उसे वापस कमर से अच्छे से पकड़ लिया था और शांभवी ने भी अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए। वो धीरे-धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ रहा था और फिर उसने उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। अब शांभवी भी उसका साथ दे रही थी। कुछ देर तक तो वो दोनों इसी तरह एक दूसरे को चूमते रहे। फिर अचानक से शांभवी उसके होठों को छोड़कर उसके गले लग गई। इस दौरान उसका सिर उसके कंधे पर था, लेकिन अनिमेष ने उसे अलग कर दिया और वापस उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। नहीं रुको, तुमने एक किस की बात की थी, अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, चलो। उसने उसे अपने हाथों में रोकते हुए कहा। अरे रुको ना प्लीज, मैंने कहा ना नहीं। अब चुपचाप चल रहे हो या मैं अकेले ही चली जाऊं? ओके चल रहा हूँ, उसने अनमने ढंग से कहा। वो दोनों बाइक के पास आ गए। इस दौरान अनिमेष ने बिना कुछ कहे बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। रास्ते में भी उन दोनों के बीच कोई खास बात नहीं हुई थी। शायद शांभवी को उसका किस करना अच्छा नहीं लगा था। शाम के 6 बज रहे थे। सारा अपने घर की बालकनी में खड़ा कॉफी पी रहा था। इस दौरान वो पश्चिम की तरफ आसमान को ध्यान से देख रहा था, जहाँ सूरज ढलने से पहले अपनी आखिरी किरणों को छोटे-छोटे सफेद बादलों के टुकड़ों पर डालकर उन्हें चमकीले नारंगी रंग में रंग रहा था। आसमान का वो छोर इस वक्त किसी नई नवेली दुल्हन की चुनरी जैसा लग रहा था। उसे देखकर सारव की आंखों में एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था। वो उस नजारों में अभी खोया हुआ था कि तभी ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे, तेरी ओर लिए जाए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये मेरी या किसी म्यूजिक प्लेयर की आवाज नहीं, बल्कि आहूजा फैमिली के छोटे साहबजादे यानी आरव आहूजा की आवाज थी। आरव कानों में हेडफोन लगाए हुए अभी अभी उछलता हुआ सारव के रूम में आया था। लेकिन जब उसने अपने भाई को बालकनी में खड़े देखा तो गाना गाते हुए उसकी ओर बढ़ा। आरव, जब तुझे पता है कि इन सॉन्ग्स को तेरी आवाज सूट नहीं करती, तो तू इन्हें गाकर दूसरों के कान में क्यों दर्द करता है? उसने उसको चिढ़ाने के लिए बोला। अरे नहीं ब्रो, मैं ये आपको सुनाने के लिए नहीं गा रहा था, बल्कि आपके दिल की फीलिंग्स को अपनी आवाज दे रहा था। उसने बालकनी में पड़ी चेयर पर पसरते हुए कहा। अब तक शाहरुख भी उसकी ओर मुड़ चुका था। ओए, तू फिर ऐसे बैठा, ये कौन सा तरीका है बैठने का? मैंने कितनी बार कहा है, तुझे समझ नहीं आता है? उसने जब आरव को ऐसे देखा तो टोकते हुए कहा, चिल ब्रो, अब आपको जब पता है मैं नहीं सुधरने वाला तो आप कहते ही क्यों हैं? उसने लापरवाही से कहा। लेकिन उसकी बात सुनने से पहले ही शाहरुख वापस सूरज को ढलते हुए देखने लगा। वैसे भाई, आपने बताया नहीं, कौन सी हसीना के ख्यालों में खोए हुए हैं? आरव ने शरारत से पूछा। आरव, सॉरी सॉरी सॉरी, आई मीन भाभी, कौन सी भाभी के ख्यालों में खोए हुए हैं? उसने कान पकड़ते हुए दोबारा पूछा। तू ना चुप कर जा, पूछ तो ऐसे रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं है। और क्या कहा तूने, कौन सी भाभी? तुझे मैं ठरकी नजर आता हूँ क्या? ओह सॉरी, लेकिन भाई मुझे तो कल तक का ही पता है ना। अब मुझे लगा क्या पता आज कोई भाभी मिल गई हो आपको। उसने आंखों को मटकाते हुए कहा। बेटा तू सुधर जा। वैसे मुझे सच में एक बात समझ में नहीं आती, कॉलेज में सारे लड़के लड़कियां डरते हैं मुझसे।
कोई चूं तक नहीं करता मेरे सामने, लेकिन एक तू ही है जो मच्छर जैसी बॉडी लेकर भी नहीं डरता। भाई मैं बहुत क्यूट हूँ, आप मेरी बॉडी का मजाक मत बनाओ। उसने मुंह बनाया। ओए होए मेरी आरू डार्लिंग, क्यूट लड़कियां होती है बे। और अभी तो तू भी बड़ा भाभी भाभी कर रहा था, अब अपनी बारी पर मुंह बना रहा है। अरे भाभी से याद आया, ब्रो आप भी थोड़ा अच्छे से बात किया करो ना लड़कियों से। ऐसे सड़ू शक्ल बनाओगे तो मेरा भाभी की चुनरी की छांव में सोने का सपना सपना ही रह जाएगा। आपको मेरी मासूम सी शक्ल पर रहम नहीं आती क्या? मैं अपनी ख्वाबों की मल्लिका से कैसे मिल पाऊंगा? अगर सो नहीं पाया तो आपको आपके होने वाले बच्चों की कसम, जल्दी से उनकी मम्मा ढूंढ लो, वरना आपको पाप लगेगा। उसने अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहा। ओए नौटंकी, चुप कर तू। ये भाभी वाला राग अलापने की जगह पढ़ाई कर अच्छे से। अब आप बोरिंग टॉपिक की ओर बढ़ रहे हो, इसीलिए मैं तो चला। इतना कहकर वो रूम से भागकर बाहर निकल जाता है और सारव वहीं टेबल पर रखा एक नोवेल लेकर उसी चेयर पर बैठ गया जिस पर अभी आरव बैठा था। सारव के शौक भी उसकी शख्सियत की तरह ही थे, धीर गंभीर से। कॉफी पीते हुए नेचर को देखना, किताबें पढ़ना। वैसे आरव के साथ वो हंसी मजाक कर लेता था, लेकिन बाकी सबके साथ उसकी ज्यादा बात नहीं होती थी। उसकी फैमिली में आरव के अलावा उसके मॉम डैड थे, जिनके साथ भी उसकी अच्छी बनती थी। मतलब उनकी छोटी सी फैमिली में सब बढ़िया चल रहा था। इधर दूसरी तरफ रात के 10 बज रहे थे। शांभवी डिनर करके लगभग 1 घंटे से अपने रूम में बैठी पड़ रही थी। तभी अचानक से टेबल पर रखा उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो अनिमेश उसे कॉल कर रहा था। हेलो एनी, बोलो, उसने कॉल पिक करके पूछा। क्या बोलो, अब कॉल नहीं कर सकता क्या? उसने थोड़ा झल्लाकर कहा। अरे नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। वो दरअसल पहले की बात अलग थी, छुट्टियां चल रही थी, लेकिन अब पढ़ाई भी तो करनी है ना। मैं अभी पढ़ ही रही थी और तुम्हें भी तो पढ़ना चाहिए ना, इसीलिए, उसने समझाते हुए कहा। अरे कर लेंगे पढ़ाई भी, लेकिन अभी तो मुझे तुमसे बात करनी है। ओके, कल से थोड़ा लेट कॉल करना, लगभग 11:30 के बाद। यार अब छोड़ो भी, ठीक है लेट कर लूंगा, पर अभी तो बात करो ना, उसने फिर से कहा। ओके, बोलो। अच्छा तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए ना, आखिर तुम्हारी विश पूरी की मैंने, लेकिन तुम होगी, उसने मुस्कुराकर कहा। क्या खा खुश होऊंगा, तुम्हें तो इतनी जल्दी रहती है हमेशा। पता है मेरा कितना मन था तुम्हें देर तक चूमने का। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, उसने शिकायती लहजे में कहा। यार मैं अब कैसे समझाऊं तुम्हें, मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह बाहर कहीं, उसने परेशान होकर कहा। पर क्या दिक्कत है यार, इट्स नॉर्मल ना यार, प्लीज। तुम्हें कोई और बात करनी हो ढंग से तो करो, अगर फालतू की शिकायतें ही करनी है तो रहने दो, मैं कॉल कट कर रही हूँ, बाय, गुड नाइट। इतना कहकर उसने गुस्से से कॉल कट करके साइड में रख दिया। वो सच में परेशान हो गई थी। उसने वापस बुक खोली और पढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस बंद कर दी। अनिमेष से लड़ाई होने की वजह से उसका मन नहीं लग रहा था और उसने वापस से उसे कॉल की। हेलो, बोलो अब क्या हुआ, अनिमेष ने उधर से जवाब दिया। कुछ होगा तभी कॉल करूंगी क्या? अच्छा सॉरी, आई नो मेरी गलती है, मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बट आई लव यू सो मच, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, लव यू टू। अच्छा मैं कल भी तुम्हें पिक कर लूंगा, अब से हम साथ ही कॉलेज जाएंगे, ओके? हाँ ठीक है। शांभवी ने अपनी बुक्स रख दी और बिस्तर पर लेटकर उससे बात करने लगी। अब उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी थी और अनिमेष भी उसे अच्छे से बात कर रहा था, इसीलिए वो अब खुश थी। हाँ लेकिन इस सब के चक्कर में वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई। खैर, उसने सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के बारे में सोचा और एक बार फिर उससे बात करने में व्यस्त हो गई। वो अनिमेष से लड़ाई नहीं करना चाहती थी, पर जब भी वो इन सब चीज़ों के लिए शिकायत करता था तो वो चिढ़ जाती थी। ऐसा नहीं था कि वो उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो इस सब में कंफर्टेबल फील नहीं करती थी, इसीलिए उसे रोकती और इस बात से अनिमेष नाराज हो जाता। शांभवी को उसका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। उसके लिए इन सबसे ज़्यादा फीलिंग्स इम्पोर्टेंट थी। वो बस चाहती थी कि अनिमेष उसकी फीलिंग्स समझे, लेकिन उसे नाराज करना भी उसे अच्छा नहीं लगता। जब भी उनकी लड़ाई होती तो उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, इसीलिए कई बार वो उसकी बात मान लेती थी। खैर, अभी तो वे दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। इधर दूसरी तरफ घड़ी में 11:30 बज रहे थे और सारव सोने जाने की तैयारी कर रहा था।
तभी उसका फ़ोन बजता है। उसने टेबल से फ़ोन उठाकर देखा तो कोई निकिता नाम की लड़की उसे कॉल कर रही थी। उसने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, हाय बेबी, हाउ आर यू? दूसरी ओर से एक लड़की की प्यारी सी खनकती हुई आवाज़ सुनाई दी। फाइन, क्या कर रही हो? आज इतना लेट कॉल की? सारव ने पूछा। अब तक वो रूम का दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेट चुका था। हाँ, वो तुम्हें पता ही है, आज सिया का बर्थडे था तो हम सारे फ्रेंड्स उधर ही थे, इसीलिए लेट हो गई। वैसे आज बहुत मजा आया, हमने खूब मस्ती की साथ में। निकिता काफी खुश लग रही थी। ओह हाँ, एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा था। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों मेरे फ्रेंड से जुड़ी चीजें याद रहेगी? तुम्हें तो अपने स्टूडेंट से ही फुर्सत नहीं मिलती, उसने शिकायत की। अरे नहीं यार, वो बात नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है मुझे ये सब याद नहीं रहता। अच्छा छोड़ो, मुझे पिक सेंड करो आज की अपनी, मैं भी तो देखूं मैडम ने कितने मजे किए। वो बेबी, एक्चुअली पिक्स मेरे फ़ोन में नहीं है, मैंने शिया के फ़ोन में ही क्लिक की थी। अभी तो वो सो भी गई होगी, मैं बाद में उससे लेकर सेंड करती हूँ। ओके? ठीक है, कोई बात नहीं, सेंड कर देना। और बताओ, मुझे मिस नहीं किया? मिस नहीं किया? अरे मैं तो अभी भी मिस कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है, ना ही तुम मुझे मिस करते हो, उसने फिर से शिकायत भरे लहजे में कहा। अरे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? आई रियली लव यू बाबा, और इसीलिए मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र होती है। जब भी तुम घर से बाहर होती हो, और मैं भी अभी तुम्हें मिस ही कर रहा था। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था कि तब तक तुमने ही कर ली, शारव ने प्यार से कहा। अच्छा, अगर इतना ही मिस कर रहे थे तो फिर मिलने आ जाओ ना, मुझे मिलना है तुमसे, उसने कहा। मिस करना तो एक अलग बात है, बट यू नो, कॉलेज में अब क्लासेस स्टार्ट हो गई है, अभी मैं लीव नहीं ले सकता, उसने अपनी मजबूरी बताई। तुम्हारा तो हमेशा का यही है, आ जाओ ना एक बार, एक ही दिन की तो बात है, वैसे भी जयपुर कौन सा बहुत दूर है। बाबा जानता हूँ, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स का भी तो सोचना पड़ता है, हमारी वजह से ही तो वो कॉलेज आते हैं। अब हम ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा, उसने फिर से उसे समझाया। यार तुम इतना पास होकर भी नहीं आ सकते, खैर छोड़ो, अब क्या ही बात करना इस टॉपिक पर, जब कुछ होना ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा और बताओ, क्या क्या किया आज फिर? आज आज हम सभी मॉल गए, थोड़ी शॉपिंग की, फिल्म देखी, केक कटने के बाद डांस किया, मतलब खूब एंजॉय किया। अच्छा, सिया को सॉरी बोल देना मेरी साइड से, मैंने उसे विश भी नहीं किया। हाँ ठीक है। अच्छा बेबी, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, वो आज काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ ना। हाँ हाँ ओके, कोई बात नहीं, रेस्ट करो, बाय, लव यू, उसने प्यार से कहा। ओके बाय, लव यू टू, निकिता ने किस करते हुए कहा और कॉल कट कर दी। सारव ने भी फ़ोन बेड के पास टेबल पर रखा और सो गया। लगभग 10 दिनों से सारव शांभवी अनिमेष की जिंदगी में सब ठीक ही चल रहा था। शांभवी अनिमेष के साथ ही कॉलेज जा रही थी, साथ ही अच्छे से टाइम को मैनेज करके पढ़ाई भी कर रही थी। इस दौरान उसने देखा था कि कॉलेज में लगभग सभी सारों से डरते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी को भी डांट देता था। उसे आज तक शांभवी ने किसी से भी हंसकर बात करते नहीं देखा था। यहाँ तक कि एक दो मैम जब उससे चलकर बात करती थी, तब भी वो उनसे ज़्यादा बात नहीं करता। सबके साथ उसका सेम ही बिहेव था। यही वजह थी कि शांभवी उस पर और भी ज़्यादा चिढ़ने लगी थी। आज सुबह से ही शांभवी थोड़ा परेशान थी। वजह कल रात को ही वो एनी से देर रात तक बात करती रही और इस चक्कर में सुबह उसकी नींद नहीं खुली थी। इस वजह से वो कल वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ भी नहीं पाई थी और अब उसे डर लग रहा था कि कहीं उसे सारों सर से डांट ना पड़ जाए। खैर, लेक्चर शुरू होने वाला था, इसीलिए उसके साथ-साथ बाकी के स्टूडेंट भी रूम में आ चुके थे। कुछ देर बाद सारव सर ने आकर क्लास लेनी शुरू की। भले ही ये उनकी जॉइनिंग का पहला ही साल था, लेकिन फिर भी उनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा था और इस बात को तो शांभवी भी मानती थी। इधर सारव सर कुछ समझा रहे थे, दूसरी तरफ उसके दिमाग में पिछला टॉपिक घूम रहा था। इस वजह से वो सारव सर की ओर ध्यान नहीं दे पा रही थी। तभी अचानक से ये बात सारव सर ने भी महसूस की। बस फिर क्या था, वही हुआ जिसके ना होने की वो भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी। हे यू शांभवी, स्टैंड अप, उसने जोर से कहा, जिसे सुनकर शांभवी के तो होश ही उड़ चुके थे। हे भगवान जी, आपने भी इस कलयुग में अपने सिद्धांतों को बदल लिया है क्या? अब आप ही निरे मासूम प्राणियों की जगह अश्रु को साथ देना शुरू कर दिया है क्या? मैं सुबह से प्रार्थना कर रही थी कि आज मुझे इस दुर्दांत बकासुर से बचा लेना।
आपके मंदिर की चौखट पर 11 नारियल फोड़ूंगी। लेकिन फिर भी आपने इस अबला नारी की पुकार नहीं सुनी। इससे अच्छा तो वो 11 नारियल इस उष्ट्रासुर के सर पर फोड़ देती, कुछ तो फायदा होता। उसने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा और खड़ी हो गई। क्या बुदबुदा रही थी? हाँ, और तुम्हारा ध्यान कहाँ था? कुछ नहीं सर, वो आपकी बात ही सुन रही थी, उसने डरते हुए कहा। अच्छा, तो फिर आइए इधर निकलकर शांभवी मैम, जो मैंने अभी समझाया वही आप पूरी क्लास को समझाएंगी और साथ ही कल वाला टॉपिक भी अच्छे से सबको समझाएंगी। मुझे भी, क्योंकि मैं तो भूल गया कल क्या पढ़ाया था। अभी आप समझाइए मैम। सर मैं कैसे? अब ये तो आपको पता होगा ना मैम, प्लीज आइए ना, मैं आपकी सॉरी अपनी जगह यानी उधर डेस्क पर बैठ जाता हूँ, सारव ने कहा। हे महादेव, इस आदमी के गले में अपने ऊपर चढ़ने वाले धतूरा का फल अटका दो। बड़ा आया शांभवी मैम बोलने वाला। मन तो करता है जब मैम बोले तो क्लास के बाहर मुर्गा बना दूं और साथ में कुकड़ू भी कूक करवाऊं। शांभवी ने दांत पीसते हुए अपने मन में कहा। क्या हुआ, चुप क्यों हो? मैंने क्या कहा था, याद है ना, कि जब तक मैं समझा रहा हूँ तो तुम लोग 20 बार पूछो, मैं 20 बार बताऊंगा, लेकिन उसके बाद जब मैं पूछूं तब तुम लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा। अब बताओ, पिछला टॉपिक क्यों नहीं तैयार है? नोट्स बनाए? उसने पूछा। नहीं सर, उसने हिचकिचाते हुए कहा। क्यों नहीं बनाए? तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात? एक बार में इस तरह से पढ़ाई करनी है? इस क्लास में सबसे ज्यादा लापरवाह तुम ही हो और तुम सुधर जाओ, वरना मेरा तरीका बहुत खराब है, इतना जान लो। दोबारा से मैं ये गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। ढंग से पढ़ाई करनी शुरू कर दो, वरना कुछ नहीं होगा जिंदगी में, पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। गुस्से में उसने कहा। सॉरी सर। हाँ, ये अच्छा है तुम लोगों का, पढ़ाई ना करो, काम चोरी करते रहो और फिर बोलो सॉरी सर। आज के बाद मुझे सॉरी नहीं, काम चाहिए, समझी? उसने फिर से गुस्से में ही कहा। शांभवी ने धीरे से सिर हिलाया। उसके बाद सारव ने उसे बैठने का बोलकर वापस पढ़ना शुरू किया, लेकिन आज फिर से शांभवी का दिमाग खराब हो चुका था उसकी डांट से। खैर, फिर भी वो शांत थी। लेक्चर खत्म होने के बाद वो बाहर अकेले खड़ी थी और कॉलेज गार्डन को देखने लगी। तभी अनिमेष उसके पास आया। यहाँ क्या कर रही हो? चलो वहाँ चलकर बैठते हैं। अनिमेष ने एक घने पेड़ के नीचे बनी सीमेंट की बेंच की ओर इशारा करके कहा। शांभवी बिना कुछ कहे उस तरफ बढ़ गई। अनिमेष भी साथ में ही था। इस दौरान वो शांत दिखने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर तक वहीं बैठे रहने पर भी शांभवी ने उससे कोई बात नहीं की और फिर उठकर अपने कुछ फ्रेंड्स के पास चली गई। कॉलेज में पूरा टाइम उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की, ना ही अनिमेष से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सारव सर का गुस्सा किसी और पर निकल जाए। खैर, अभी लेक्चर खत्म होने के बाद हमेशा की तरह वो और अनिमेष साथ में घर जाने के लिए कॉलेज के बाहर पहुंचे। वो अभी भी अनिमेष से कोई खास बात नहीं कर रही थी। अच्छा सुनो, मुझे पता है तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारा मूड सही करने का एक तरीका है। अनिमेष ने बाइक स्टार्ट करते हुए उससे कहा। शांभवी ने बिना कुछ कहे प्रश्नसूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। वो मैं कह रहा था कि आज हम होटल चलकर अकेले में वक्त बिताए, सिर्फ मैं और तुम। मैं अभी रूम बुक करवा लेता हूँ, है ना मस्त आइडिया? उसने मुस्कुराकर कहा। क्या मस्त आइडिया? ये तुम्हारा मूड सही करने का तरीका है? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? आजकल तुम्हारे दिमाग में ये हर वक्त होटल होटल क्यों घूमता रहता है? मुझे कहीं नहीं जाना, आई ना समझ में बात? इसीलिए अपने दिमाग में ये फालतू के ख्याल निकाल दो, और अब मुझे तुम्हारे साथ घर भी नहीं जाना है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। उसने गुस्से में कहा और सामने से आ रही बस को रोककर उस पर चढ़ गई। अनिमेष को कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने भी बाइक आगे बढ़ा दी। इधर दूसरी तरफ कॉलेज में सारव पूरे एटीट्यूड के साथ अपने चश्मे को सही करते हुए कॉरिडोर से अपने केबिन की ओर जा रहा था। कॉरिडोर में अभी कुछ स्टूडेंट भी खड़े थे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स की क्लास अभी हुई नहीं थी। जिया, कितना मस्त लग रहा है यार ये बंदा। एटीट्यूड तो देखो, मतलब जहर है सच्ची, लेकिन फिर भी मन करता है खा जाऊं यार। तभी वहीं खड़ी एक लड़की ने शारव की तरफ देखते हुए धीरे से अपनी दोस्त से कहा। उसकी उसके हीरो के साथ ही लड़ाई हो रखी है। ओए चुप कर आयशा, अगर उसने गलती से सुन लिया ना तो फिर हमारी खैर नहीं, कच्चा चबा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। बड़ी आई, खा जाऊं। उसकी दोस्त ने उस आयशा नाम की लड़की को डांटते हुए कहा। यार अब वो है ही ऐसा, तो बॉडी का स्ट्रक्चर देख, अब ऐसे बंदे को देखकर भी ना मन करे क्या? सच्ची यार, इसके लिए तो मैं ये भी नहीं बोल सकती कि बस ये एक बार मिल जाए।
क्योंकि एक बार में तो मन भरेगा नहीं। उफ, क्या चीज है यार सच्ची। उस लड़की की आवाज में ठरकीपना साफ झलक रहा था। सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी कुछ लड़कियां सारव की ओर अजीब नजरों से देख रही थी। वहीं एक तरफ एक हमारी हीरोइन है जिसे इस बंदे में इंसान की जगह सिर्फ जानवर ही नजर आते हैं। खैर फिलहाल तो उसके उसके हीरो के साथ ही लड़ाई हो रखी है। शाम के 6 बज रहे थे। सांभवी के घर में उसकी मॉम किचन में थी। पापा बाहर लिविंग रूम में बैठे टीवी पर न्यूज देख रहे थे। शांभवी बेटा जरा मेरी हेल्प तो कर दे। आके उसकी माँ ने किचन से आवाज लगाई। अरे ऐसा भी क्या काम करना है, चाय ही तो लानी थी, उसे क्यों परेशान कर रही हो, पढ़ रही होगी रूम में। तभी उसके पापा ने कहा। शांभवी की मम्मी ने पापा से कहा। तब तक शांभवी भी रूम से बाहर आ चुकी थी। हाँ मम्मा बोलिए, उसने किचन की तरफ जाते हुए कहा। अरे कुछ नहीं, तू इधर आके बैठ मेरे पास, चाय तेरी मम्मी ले आएगी, उसके पापा ने उसे बुलाते हुए कहा। वो आकर पापा के साथ बैठ गई। और बता बेटा, पढ़ाई अच्छे से हो रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कॉलेज में सब कैसा चल रहा है, कोई दोस्त वोस्त बनी है या नहीं अभी तक। उसके पापा ने उसके कंधे को थपथपाते हुए पूछा। तब तक मम्मी भी चाय के साथ कुछ स्नैक्स लेकर आ चुकी थी। हाँ पापा, पढ़ाई तो अच्छे से चल रही है, लेक्चर भी अभी सभी रेगुलर चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात दोस्तों की, तो मेरे पास तो पहले से ही दोस्त है, लेकिन फिर भी कुछ लड़कियों से जान पहचान हो गई है, कॉलेज में भी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और चाय सिप करने लगी। चलो बढ़िया है बेटा, फिर तो बेटा अच्छे से पढ़ाई करते रहना, जिससे सरकारी नौकरी मिल जाए, जिससे तुम्हारे आगे की जिंदगी अच्छे से बीते और हमारी चिंता भी कम हो जाए। उसकी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ मम्मा, आप टेंशन मत लो, उसने मुस्कुराकर कहा। इस दौरान सांभवी के मम्मी पापा ने उसे बड़े प्यार से देख रहे थे। उनकी आंखों में बहुत सी उम्मीदें थी, और हो भी क्यों ना, शांभवी उनकी इकलौती बेटी थी जिसे उन्होंने बहुत ही प्यार से पाला था। शांभवी की हर इच्छा पूरी करने की उन्होंने दिल से कोशिश की थी, लेकिन उसके पापा के पास साधारण सी जॉब थी, तो उनसे जितना हो सकता था शांभवी के लिए उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करते थे। अब बस वो यही चाहते थे कि शांभवी अच्छे से पढ़ाई करके गवर्नमेंट टीचर बन जाए, जिससे आगे की जिंदगी उनकी सरल हो जाए और उसकी शादी में भी कोई दिक्कत ना आए। चाय पीने के बाद वो वापस अपने रूम में आई, तभी उनका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन में देखा तो अनिमेश की कॉल थी। उसने गुस्से में कॉल कट कर दी। अभी वो फोन रख भी नहीं पाई थी कि तभी अनिमेश ने वापस से उसे कॉल की। उसने कॉल रिसीव की। हेलो, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, बाय, उसने गुस्से में कहा और बिना उसका रिप्लाई सुने कॉल कट कर दी। लेकिन अनिमेश ने उसे फिर से 2 बार कॉल की, लेकिन उसने रिसीव करने की बजाय वापस कट कर दी। तभी अनिमेश ने उसे टेक्स्ट मैसेज भेजा। हेलो यार, प्लीज कॉल पिक करो ना। तभी फिर से कॉल आई। शांभवी ने कॉल रिसीव की। इस दौरान उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। क्या है, बोलो, तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने कहा मैं पढ़ रही हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, उसने इरिटेट होकर कहा। हाँ करनी होगी, लेकिन मुझे अभी तुमसे बात करनी है, अनिमेश ने सामने से कहा। लेकिन मुझे नहीं करनी, ओके बाय, अब वापस कॉल मत करना, उसने कॉल कट करते हुए कहा। लेकिन अनिमेश ने फिर से उसे कॉल कर दी। आखिरकार उसने परेशान होकर फोन फ्लाइट मोड पर लगाकर रख दिया और बुक खोलकर बैठ गई। उसे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने पढ़ने की कोशिश की। वह कुछ सेकंड बाद दांत भींचकर चिल्लाई। इस दौरान उसने अपने सिर को पकड़ लिया और कोहनियां टेबल पर टिका ली। उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। खैर कुछ देर तक इसी तरह बैठे रहने के बाद वो वापस पढ़ने लग गई। इधर दूसरी तरफ अनिमेश ने जब देखा कि शांभवी का फोन लग नहीं रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद वो व्हाट्सएप ओपन करके किसी से चैट करने लगता है। इस दौरान उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो चुका था और उसके चेहरे पर अब स्माइल थी। जिस तरह से वो रहता था, ऐसा नहीं लगता था पढ़ाई को लेकर वो जरा भी सीरियस है। खैर जो भी हो, लेकिन इधर हमारी शांभवी तो काफी कोशिशों करने के बाद भी उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान दिख रही थी। इस दौरान डिनर करते टाइम भी उसके मम्मी पापा से कुछ खास बात नहीं की, चुपचाप डिनर किया और वापस अपने रूम में आ गई। रूम में आकर उसने दरवाजा बंद किया और वापस बुक खोल ली। करीब 1 घंटे तक वो अनमने ढंग से पढ़ती रही। फिर जब उसका मन नहीं लगा तो बुक रखकर वो बेड पर लेट गई। इस दौरान वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आधे घंटे तक करवटें बदलते रहने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। इस दौरान उसने अपना फोन एक बार फिर भी फ्लाइट मोड से नहीं हटाया था, लेकिन अब उसने थोड़ा टाइम पास करने के लिए फोन को नॉर्मल मोड पर कर लिया।
उसने मैसेज बॉक्स चेक किया तो अनिमेश की कॉल का मैसेज आया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने उसे कॉल नहीं की और वीडियोस देखने लगी। अभी 5 ही मिनट हुए थे कि तभी उसके फ़ोन पर अनिमेश की कॉल आई। हेलो, उसने कॉल रिसीव करके धीरे से कहा। इस दौरान उसका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि वो काफ़ी अपसेट है, लेकिन फिर भी अभी वो गुस्से में नहीं थी। तुमने उस वक्त फ़ोन क्यों स्विच ऑफ किया था? मैंने कहा था ना मुझे तुमसे बात करनी है, और अभी फ़ोन ऑन करके तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? अनिमेश ने थोड़ा गुस्से से कहा। देखो, अब फिर से वही ड्रामा लेकर मत बैठ जाओ। मेरा मन नहीं था कॉल करने का, और उस वक्त मैंने तुम्हें कहा था कि मैं पढ़ रही हूँ, फिर भी तुम मुझे बार-बार कॉल करके परेशान कर रहे थे। यार, तुम्हें आगे ज़िंदगी में कुछ भी करना हो, लेकिन मुझे पढ़ाई करके टीचर बनना है, मेरी मम्मी-पापा भी यही चाहते हैं। उसने उसे समझाते हुए कहा। अच्छा, तो अब तुम्हें ये सब ड्रामा लगने लगा। हुआ क्या है यार, प्रॉब्लम क्या है? मिलने के लिए कहता हूँ तो गुस्सा आ जाता है, कॉल करता हूँ तो भी तुम्हें परेशानी होती है। कोई और तो नहीं पसंद आ गया जिस वजह से मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? उसने अजीब तरीके से पूछा। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? यू नो वेरी वेल कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। आई लव यू सो मच, और मेरे दिमाग में किसी और का ख्याल नहीं आता। तुम्हारे दिमाग में इतनी घटिया बात आ भी कैसे सकती है? तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो बात ही मत करो, खत्म करो ये शब्द। मुझे ऐसे फालतू बकवास नहीं सुननी। शांभवी ने गुस्से से कहा। अच्छा, सॉरी यार, रियली सॉरी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है तुम मुझे चीट नहीं कर सकती। वो बस गुस्सा आ गया था। वो तुमने आज होटल में जाने से मना कर दिया था और ऊपर से इतना नाराज हो गई, जैसे मैंने पहली बार चलने को कहा हो इसीलिए। वो बोला। हाँ तो गुस्सा नहीं आएगा? तुमने तो अब आदत ही बना ली है। हर रोज बस एक ही बात, मिलने का मन कर रहा है। मिलना है, होटल चलो। बात कहीं से भी शुरू हो, लेकिन तुम्हारी सुई हमेशा एक ही चीज पर अटकती है। अरे यार, सेक्स के अलावा भी बहुत कुछ होता है रिलेशनशिप में, पर नहीं, तुम्हें समझना कहाँ है। तुम्हारे लिए तो रिलेशनशिप मतलब किसेज और किसी होटल रूम में जाकर सेक्स। मैंने तुमसे कितनी बार कहा मुझे ये शब्द नहीं पसंद। अभी शादी हो जाए तो जो चाहे करना, नहीं रोकूंगी, लेकिन अभी मुझसे नहीं हो सकता, समझे तुम? उसने झल्लाकर कहा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा हमारी प्यारी सी मासूम सी हीरोइन शांभवी की जिंदगी में? क्या अनिमेष ही उसका सच्चा प्यार था, या वो उसे धोखा दे रहा था? आगे क्या होने वाला था शांभवी की जिंदगी में? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।